हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हाफ ईयरली ग्रामर से उसका रिवीजन करेंगे। हाफ ईयरली ग्रामर का हम रिवीजन करेंगे। तो हम रिवीजन से पहले बच्चों ये देख लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम किस प्रकार से होने वाला है और हमको कितने टाइम में ये एग्ज़ाम करना है और कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, कितने क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। तो हम देखते हैं टोटल मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा सब्जेक्ट वाइज। ऑब्जेक्टिव आपके बच्चों 20 रहेंगे। इसमें एमसीक्यू रहेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे और उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा और आपको उस पर करेक्ट करना है उस क्वेश्चन आंसर को। जो 4 ऑप्शन में जो करेक्ट है उसको आपको करेक्ट करना रहेगा। बच्चों, डिस्क्रिप्टिव में आपके लिए 30 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। इसमें से टाइमिंग आपका रहेगा पूरे क्वेश्चन पेपर के लिए सॉल्व करने के लिए 1 आवर 30 मिनट्स, 1 घंटा 30 मिनट का आपका समय रहेगा। बच्चों, जब आप एक शब्द का 1 वर्ड का आंसर लिख रहे हैं तो आप उसको टाइप कर सकते हैं, और यदि आपके लेंथी आंसर रहे तो आप उसको फ़ोटो क्लिक कर और फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, जब हमारी आंसर लिमिट 30 to 40 वर्ड्स की रहेगी, कैन टाइप मैनुअली। अगर आप 30 to 40 का टाइप कर सकते हो तो आप टाइप करिए। और यदि आप जब आपके क्वेश्चन लेंथी रहेंगे, 50 वर्ड से ऊपर रहेंगे, तो आपको क्या करना है बच्चों, उसको फ़ोटो क्लिक करना है। रिटन ऑन अ पेज एंड देन क्लिक द फोटोग्राफ ऑफ द सेल फोन। आपको सेल फोन से फ़ोटो खींचनी है और उसको अपलोड करना है। और वन पेज पर आपको वन आंसर ही लिखना है और उसको क्लिक करना है और अपलोड करना है। तो आपको अपलोड कैसे करना रहेगा, सेट योर मोबाइल कैमरा ऑन मीडियम और लो क्वालिटी। और आपको अपने मोबाइल का जो कैमरा है उसकी सेटिंग में जाकर उस कैमरे की सेटिंग में जाकर आप मीडियम और लो क्वालिटी करेंगे, उसका हाई रेंज नहीं करेंगे, मीडियम और लो। देन अपलोड द इमेज ऑन द इमेज आइकन गिवन नियर द क्वेश्चन। और क्वेश्चन के पास में ही बच्चों नीचे आपको एक आइकन दिया हुआ रहेगा जहाँ पर आप इमेज का आइकन रहेगा और उस पर आप अपनी जो फ़ोटो आपने क्लिक करी है तो वह अपलोड कर सकते हैं। और 1 पेज पे आपको 1 आंसर लिखना है। चाहे आपने 1 पेज, ऐसा नहीं करना है आपको कि 1 पेज पे हमने 2-3 आंसर लिख दिया और उसको सभी को एक साथ फ़ोटो क्लिक करके सबमिट कर दिया, ऐसे नहीं। जिस क्वेश्चन का आंसर है वही आंसर पर आप फ़ोटो क्लिक करेंगे और वही फ़ोटो अपलोड करेंगे। और अपलोड करते समय बच्चों ध्यान देना है कि आपको आप जो अपलोड कर रहे हैं वह इमेज लिखा हुआ ख़राब तो नहीं दिख रहा है, या छोटा, या कुछ मिस्टेक तो नहीं आ रही कैमरे प्रॉब्लम की वजह से, या कुछ और कारण से वह ठीक से फ़ोटो खींची या नहीं खींची है। फ़ोटो जो आपकी इमेज आप लोग क्लिक कर रहे हैं वह एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि वह चेक करने में टीचर्स को परेशानी ना आए और आपको भी इसका गलत प्रभाव ना पड़े, मतलब आपके कम नंबर नहीं आ जाए इस वजह से। तो आपको फ़ोटो जो क्लिक कर रहे हैं आप अच्छे से करिए। योर इमेज अपलोडिंग फॉर द आंसर शुड बी नॉट मोर देन 2 MB। और 2 MB से ज़्यादा आपके फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। जो इमेज आप क्लिक कर रहे हैं अगर उसका हाई क्वालिटी रखेंगे तो वह 2 MB से ज़्यादा इमेज अपलोड नहीं हो पाएगा बच्चों। इसलिए बोला जा रहा है कि आप मीडियम और लो क्वालिटी कैमरे की करिएगा फ़ोटो क्लिक करते समय इमेज के लिए। ऑन आंसर शुड बी ऑन 1 पेज। और आपको क्या करना, एक आंसर को एक पेज पर ही लिखना है, ठीक है।
ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पर्यायवाची शब्द को समझेंगे। वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं, अर्थात जिन दो या दो से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है, वह समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ समान हो, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का अर्थ समान हो, वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यह आपको ग्रामर बुक में पेज नंबर 28 पर मिलेगा। पेज नंबर 28 पर आपको मिलेगा। कमल, पंकज, अरविंद, राजीव। कमल का क्या होगा बेटा बच्चों, पर्यायवाची? पंकज, अरविंद, राजीव। आँख का नेत्र, लोचन, नयन। आग का अग्नि, अनल, पावक। बच्चों अध्यापक का क्या होगा पर्यायवाची? शिक्षक, गुरु, आचार्य। बच्चों ग्रह का क्या होगा? आवास, भवन, घर। बच्चों चांद का क्या होगा? चंद्रमा, शशि, राकेश। पर्यायवाची शब्द बच्चों आप अपनी बुक में से भी देखिए, और जो रिवीजन वीडियो है उसमें से भी देखिए। आपकी बुक है आपके पास, उसमें से अच्छे से ग्राम जो है पर्यायवाची शब्द याद करिए। विलोम शब्द बच्चों आपकी ग्रामर बुक से पेज नंबर 32 पर मिलेगा आपको, 32 पेज नंबर पर इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों विलोम शब्द क्या होते हैं? जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विलोम या विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। हमारे ये शब्द दिए हुए हैं और इनके विलोम। शब्द का उल्टा, अमीर, गरीब, उपकार, अपकार, आज़ादी, गुलामी, आशा, निराशा, कोमल, कठोर, जन्म, मृत्यु। ठीक है बच्चों, ये विलोम शब्द हुए। उसके बाद बच्चों मुहावरे। बच्चों मैं पूरा वीडियो आपको नहीं बता पा रही क्योंकि मैंने आपको ये वीडियो में पूरा समझा दिया है। अभी रिवीजन है इसलिए मैं थोड़ा बता पा रही हूँ। तो आप प्लीज़ बच्चों आप अपनी ग्रामर बुक से इसको इन पोर्शन को, ग्रामर पोर्शन को अच्छे से याद करिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आ सकें और आपको सब कुछ याद हो जाए। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिनका सामान्य अर्थ न होकर एक विशेष अर्थ होता है। मुहावरे क्या होते हैं? वे वाक्यांश होते हैं जिनका सामान्य अर्थ न होकर विशेष अर्थ होता है। इस विशेष अर्थ को लाक्षणिक अर्थ भी कहते हैं। जैसे सारा दिन काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया। यहाँ में अंग अंग ढीला होना यह मुहावरे का प्रयोग है। तो यह क्या हो गया? अंग अंग ढीला होना। मतलब अंग अंग ढीला होना का मतलब ये नहीं कि अंग अंग ढीले हो गए, इसका मतलब क्या है? बहुत थक जाना। मम्मी कभी कभी हमने सुना होगा, मम्मी बोलती है कि मेरा अंग अंग ढीला हो गया, है ना? तो मम्मी का ये अंग अंग ढीला हो जाता है क्या? नहीं, मम्मी बता रही है कि मैं दिन भर काम कर करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। का देखते हैं। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। मुहावरा घी के दिए, कोई बोला ना घी के दिए जल रहे हैं, तो मतलब खुशियाँ मनाई जा रही है। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासी ने घी के दिए जलाए। खून खोलना, खून खोलना क्या होगा इसका? बहुत गुस्सा आना। खून खोलना, बहुत गुस्सा आना। देश के साथ गद्दारी करने वालों को देख मेरा खून खोल गया, और इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया हमने। यह मुहावरा खून खोल गया, घी के दिए जलाना। ठीक है। आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना मतलब आप लोग ने आसमान सिर पर उठा लिया? नहीं, बहुत शोर करना, बहुत शोर, आसमान सिर पर उठा लिए। अध्यापक की कक्षा के बाहर निकलते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। और अध्यापक के कक्षा के बाहर निकलते ही छात्रों ने क्या किया? आसमान सिर पर उठा लिया। उपसर्ग। बच्चों उपसर्ग
परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जो मूल शब्द के आरंभ में लगकर, बच्चों उपसर्ग आपको ध्यान रखना है, मूल शब्द के कहाँ लगते हैं? ये आरंभ में लगते हैं। ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लग के उसको अर्थ में विशेषता ला देते हैं या अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। आरंभ में लगते हैं, मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। जैसे मूल शब्द हमारा ज्ञान हुआ, इसमें उपसर्ग लगा तो क्या बना बच्चों? अज्ञान। नया शब्द बना और अर्थ में भी विशेषता आ गई, अर्थ भी बदल गया, ज्ञान का अज्ञान हो गया। मूल शब्द है हमारा बच्चों कुल। कुल में अनु लगा तो क्या बना? अनुकूल। तो कुल और अनुकूल, अर्थ में अंतर आ गया ना। यश, यश हमारा मूल शब्द, इसमें अप लगा तो क्या बना? अपयश। गुण, हमारा मूल शब्द क्या है बच्चों? गुण। गुण में अव लगा तो क्या बना? अवगुण। गम, गम हमारा क्या है? मूल शब्द है। अगर इसमें सु लगा उपसर्ग तो क्या बना बच्चों? सुगम। वैसे ही प्रत्यय बेटा बच्चों, है ना। तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगते हैं, देखो बच्चों, प्रत्यय क्या होते हैं? अंत में लग रहे हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द के आरंभ में लग रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। उपसर्ग क्या हो रहे हैं बच्चों? उपसर्ग आगे लग रहे हैं, प्रत्यय पीछे लग रहे हैं, मूल शब्द के अंत में लगते हैं और यह आरंभ में लगते हैं। कौन? उपसर्ग आरंभ में और प्रत्यय अंत में। हमारा मूल शब्द यह है लिख, हमारा मूल शब्द, और इसके अंत में लगकर नया शब्द का निर्माण लिखना। हमारा प्रत्यय क्या हुआ? ना, तो लिखना बना। वैसे हमारा मूल शब्द है बच्चों मिल, तो मिल का, और इसमें प्रत्यय लगा अन, इसमें न प्रत्यय नहीं रहेगा बेटा, अन, अन, तो मिलन बना। बोल हमारा मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय लगा ई, तो क्या बना? बोली। हमारा बच्चों मूल शब्द लेना और इसमें क्या प्रत्यय लगा? दार, तो क्या बना बच्चों? लेनदार। बच्चों हमारा मूल शब्द है बड़ और इसमें प्रत्यय लगा इया। अब इया प्रत्यय, क्योंकि यह क्या है? बड़ तो हमने लिखा, लेकिन छोटे ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण के आगे से, तो क्या हमने लिखा? बड़ इया, या है ना, इया प्रत्यय हुआ बच्चों, या, तो फिर एक नया शब्द बना बढ़िया। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह हमने पढ़ा है, काफ़ी टाइम हो गया हमको ये पढ़कर विराम चिन्ह, तो हम देखते हैं इसको विराम चिन्ह किसे कहते हैं। किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। क्या हुआ बच्चों? भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है। रुकने का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह क्या कहलाते हैं बेटा? विराम चिन्ह कहलाते हैं बच्चों। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग होता है हम यहाँ देखते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह, एक वाक्य जब हमारा पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम में क्या होता है बच्चों? पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम, और अल्प विराम में क्या होता है? अर्ध विराम से थोड़ा और कम रुकना होता है, ये अर्ध विराम चिन्ह दिख रहा है आपको।
प्रश्नसूचक चिन्ह। और प्रश्नसूचक चिन्ह बच्चों वहाँ लगता है जहाँ कोई हम प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह दिख रहा है आपको, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह बच्चों ओहो, अरे, कुछ आश्चर्य वाले कार्य हो रहा, कुछ आश्चर्य वाली पूर्ण बात हो रही है, वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह। संक्षेप चिन्ह को बच्चों लाघव चिन्ह भी बोलते हैं। जब किसी शब्द को हम छोटा रूप में लिख सकते हैं, जैसे डॉक्टर को हम ड्रॉ करके, पंडित को पन करके, इस प्रकार से हम जब लिखते हैं और यह लिखकर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वाक्य वही पढ़ा जाएगा ड्रॉ करके। तो हमने अगर ये लाघव चिन्ह लगा दिया तो ये डॉक्टर ही होगा, पंडित के लिए भी वही रहता है। उद्धरण चिन्ह बच्चों, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो पहला इकहरा उद्धरण चिन्ह दिख रहा है आपको, इकहरा उद्धरण चिन्ह, और दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा, दोहरा, दो मतलब दोहरा उद्धरण चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, यह कोष्टक चिन्ह है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, दो शब्द समान शब्दों में या विलोम शब्दों में इन योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह यह योजक चिन्ह से थोड़े बड़े होते हैं, निर्देश देने के काम आते हैं। त्रुटिपूरक चिन्ह, ये त्रुटिपूरक चिन्ह आपको दिख रहा है। कुछ त्रुटि हमारे वाक्य में, हमसे कोई शब्द छूट जाता है तो हम ये त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर उस वाक्य को सही कर सकते हैं। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह किसी बात के लिए हमको या किसी टॉपिक पर हमको विवरण देना है तो हम ये विवरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों हम देखते हैं पत्र। पत्र हमने समझा है। तो पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2, अनौपचारिक और औपचारिक। हम लोग अभी 6th क्लास में है तो हम लोग अभी औपचारिक पत्र ही समझेंगे और इसी को मैंने लिखाया है औपचारिक। अनौपचारिक पत्र हम बाद में देखते हैं, मतलब हम ईयरली एग्जाम में हम अनौपचारिक पत्र भी देखेंगे। अभी हाफ ईयरली में हम औपचारिक पत्र ही देख रहे हैं बच्चों। ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिससे हमारा निजी संबंध नहीं होता। ये कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र बच्चों, ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का ब्यौरा रहता है, वर्णन रहता है। जो औपचारिक पत्र हैं वो प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। कार्यालय पत्र किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र दुकानदार, प्रशासक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं। यह आपको प्रारूप दिया गया है कि इस तरीके से ही आपको प्रार्थना पत्र लिखना होता है बच्चों। पहले सेवा में, फिर उसका प्रधानाचार्य और एड्रेस लिखना होता है, फिर विषय जो भी जिस कारण आप ये पत्र लिख रहे हैं उसका विषय लिखेंगे, फिर महोदय महोदया जो भी है आपके प्रधानाचार्य वो लिखना है। उसके बाद आपको पूरा जो हेडिंग जो उसके अंदर विषय है, मुख्य विषय वस्तु आपको यहाँ लिखनी है और 2 लाइन में, आखिर के 2 लाइन में आपको उसका समापन करना है। फिर आपको समापन होने के बाद आप बच्चों धन्यवाद लिखकर आप आज्ञाकारी शिष्य जो भी लिख रहा है उसका अपना नाम और कक्षा लिखकर उसको लिखेंगे। इस प्रकार से प्रारूप लिखना है। ऐसे नहीं कि सेवा में लिख दिया तो उसी के पास में प्रधानाचार्य महोदया सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस प्रकार से जिस प्रकार से ये आपको प्रारूप दिया गया है इसी प्रकार से आपको हमेशा पत्र लिखना होता है। अनुच्छेद लेखन बच्चों, अनुच्छेद लेखन जब आपके कभी एग्जाम में आएगा अनुच्छेद लेखन तो आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे मान लो बेरोजगारी। बेरोजगारी पर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है और वो 5 मार्क्स का रहेगा। तो आपको बेरोजगारी के ऊपर किस प्रकार लिखना है इसके पॉइंट्स को हम समझेंगे। मान लो कोई टॉपिक आपको दे दिया जाए या मेहनत ही कर्म है, इस प्रकार से सच्चा मित्र, इस प्रकार से कुछ भी आपको एक टॉपिक दे दिया तो उस पर आपको किस प्रकार लिखना है आप हम समझते हैं। अनुच्छेद लेखन का अर्थ किसी विषय से संबंधित विचारों या भावों को सीमित शब्दों में प्रस्तुत करना। इसे निबंध या लघु
रूप भी, निबंध का लघु रूप भी कहा जा सकता है। अनुच्छेद को क्या कहा सकता है बच्चों? निबंध का लघु रूप भी का छोटा रूप। मतलब किसी विषय से संबंधित विचारों और भावों को सीमित शब्दों में प्रस्तुत करना होता है अनुच्छेद में। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनुच्छेद का आकार 80 से 100 शब्दों तक होना चाहिए। कितने शब्दों तक? 80 से 100 शब्दों तक होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए और सहज, मतलब भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। सहज में जिसको आसानी से समझ में भी आ जाए। चुने गए विषय पर बिना किसी भूमिका के अनुच्छेद लिखना चाहिए। और चुने गए विषय पर बिना किसी भूमिका, किसी का नाम वहाँ पर नहीं आना चाहिए। किसी को भूमिका बिना निर्धारित किए हुए अनुच्छेद लिखा जाता है। किसी का नाम, स्थानों का नाम वगैरह नहीं आता है और अनुच्छेद लिखा जाता है। एक ही बात को बार बार न दोहराइए। और एक ही वाक्य, जब अनुच्छेद लिख रहे हैं, एक ही लाइन को या एक ही वाक्य को बार बार न दोहराइए। वाक्य आपस में संबंध रखते, और वाक्य ऐसे नहीं हो कि संबंध नहीं रखते। आप कुछ और एक वाक्य लिख दिया, कहाँ से फिर दूसरा वाक्य उठा रहे हैं, क्या तो मेल ही नहीं खा रहा ये वाक्य, इस प्रकार से अनुच्छेद, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। संवाद लेखन। बच्चों, संवाद क्या होता है? दो लोगों के बीच आपस में वार्तालाप होती है। जब संवाद का अर्थ बातचीत या वार्तालाप में संवाद का विशेष महत्व होता है। उत्तम संवाद व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं और विकास में सहायक होते हैं। संवाद बोलते या लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों, आप लोग जब एक दूसरे के बीच में संवाद होता है तो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संवाद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। जब संवाद की जो भाषा है, अगर हम संवाद लिख रहे हैं तो आप उसकी भाषा क्या होनी चाहिए? सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए और रुचिकर भी लगने चाहिए। छोटे और रुचिकर हो। संवाद एक दूसरे से मेल खाते होने चाहिए। और संवाद एक दूसरे से मेल, जो आपस में संवाद हो रही है दोनों व्यक्तियों के बीच में, तो प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसी का आंसर दे अगला। ठीक है? तो क्या एक दूसरे से मिलते जुलते, वैसे नहीं पूछा कुछ और जा रहा है, हम बोल कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। संवाद पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। और संवाद क्या पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल मीन्स माता पिता के बीच अगर संवाद हो रहा है तो माता का जो माता जिस प्रकार दिखा रहे हैं तो वो माता होनी चाहिए, और पुत्र अनुकूल माता पिता का हो रहा है, डॉक्टर का हो रहा है और पेशेंट्स का हो रहा है, और टीचर का, विद्यार्थी का, इस प्रकार से संवाद अनुकूल होना चाहिए। संवाद परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए। और परिस्थिति जिस प्रकार चल रही है उसी के अनुरूप हमारा संवाद भी होना चाहिए। बच्चों, इस व्याकरण से आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ। जैसे पर्यायवाची का हम एक उदाहरण देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आकार शब्द का पर्यायवाची होगा, तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, क, ख, ग और घ। इनमें से जो सही है आकाश शब्द का पर्यायवाची, उस पर आपको टिक करना, राइट करना, मतलब वो राइट ऑप्शन रहेगा। अग्नि, अनल, पावक, क्या ये राइट है? नहीं, ये तो आग का विलोम है, पर्यायवाची है। सॉरी बेटा, ये है किसका है? ये आग का पर्यायवाची है। अग्नि, अनल, पावक। समुद्र, नील, पावक, तो यह गलत है। यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इसमें नील ही बस आकाश का पर्यायवाची आ रहा है। तो गगन, अंबर, नील, तो गगन, अंबर, नील, तो यह आकाश का पर्यायवाची है। दिस इज अ राइट आंसर। समुद्र, नील, अग्नि, ये रॉन्ग है। दिस इज अ राइट आंसर। राजा का विलोम होगा बच्चों, राजा का विलोम कौन सा होगा? रात, रॉन्ग। रंक, रंक इज अ राइट आंसर।
रानी अनुज। बच्चों अगला देखते हैं हम चिन्हों के बताना विराम चिन्ह। तो कोष्ठक में, जो कोष्ठक में आपको चिन्ह दिख रहा है, कोष्ठक में दिए गए चिन्ह का नाम बताना है। कौन सा चिन्ह है ये? प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, पूर्ण विराम चिन्ह नहीं, विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं, अल्प विराम चिन्ह। कौन सा चिन्ह है बच्चों? अल्प विराम चिन्ह। अब यहाँ एक मुहावरे का उदाहरण दे रहे हैं, 9 2 11 होना। ये 9 2 11 होना एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? दौड़ लगाना नहीं, भाग जाना। क्या होगा बच्चों इसका अर्थ? भाग जाना। 9 बजे पहुंचना भी नहीं होगा, समय पर पहुंचना भी नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? आपका राइट आंसर क्या होगा? भाग जाना। बढ़िया शब्द में प्रत्यय। बच्चों हम देखते हैं प्रत्यय का एक उदाहरण, एक प्रश्न देखते हैं प्रत्यय से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। बच्चों बढ़िया शब्द में क्या प्रत्यय? अभी मैंने बताया भी था आपको आगे। अल प्रत्यय नहीं, या प्रत्यय नहीं, या प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बच्चों? या प्रत्यय राइट रहेगा। ज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़े कि नया शब्द बने? अब ज्ञान शब्द में हम क्या जोड़े कि नया शब्द बने? अनुज्ञान नहीं, वन ज्ञान नहीं। अगर वन ज्ञान तो नहीं, कोई शब्द नहीं होता। नम ज्ञान भी नहीं होता है, तो अज्ञान। जोड़ा हमने, क्या जोड़ा हमने? उपसर्ग। आगे जुड़ रहा है तो उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होते हैं? मूल शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगते हैं। ये मूल शब्द हो गया हमारा ज्ञान, इसके आगे क्या लगा हमारा? तो क्या बन गया नया शब्द? अज्ञान। बच्चों आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए और ग्रामर पोर्शन को अच्छे से पढ़िए बच्चों। और जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, कितने मार्क्स का होगा, वो सब मैंने आपको समझा दिया है। और आप अच्छे से तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।